अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप My आए, थैंक यू pleasure. सो मच। My pleasure. Thank you. सर बड़ी सारी खबरें हैं और हम एक-एक करके यकीनन आपसे समझने की कोशिश करेंगे। बजट आ रहा है और क्या लग रहा है बजट में ये क्या करेंगे? वैसे तो डॉलर ऊपर-नीचे होता रहता है और कुछ कम भी हुआ है पिछले दिनों में, लेकिन फिर भी बजट लेकर आ रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा आर्मी चीफ ने कहा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसके मुजरिमों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि आर्मी एक्ट के तहत ही उनकी गिरफ्तारियाँ होंगी। तो क्या इमरान खान भी उसके अंदर आते हैं? जहांगीर तरीन साहब ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर दी है और उसमें कई इमरान खान के साथी वहां पहुंच गए, जिसमें अली जैदी भी हैं और कई दूसरे पॉलिटिकल लीडर जो इमरान खान के साथ थे वो हैं। और साथ साथ आप जैसे कि जानते ही हैं कि मोदी जी अमेरिका आ रहे हैं, तो उस बारे में भी हम आपसे कुछ और सुनना चाहेंगे कि क्या तैयारियां हैं और क्या लग रहा है। देखिए आरजू, सबसे पहले पाकिस्तान तो इस तरह है कि खबरों का जिस तरह है कि अंबार लगा होता है रोजाना, बहुत ज्यादा खबरें। अब जो रीसेंट खबरें उसमें आ रही हैं, जो मैं 3-4 अपने एंगल्स आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक तो दो लोगों के अंदर कश्मकश है कि पीटीआई पे कब्जा किसने करना है इमरान खान साहब के बाद। चौधरी परवेज भाई साहब अपनी ट्राई पर हैं और कुरैशी साहब, हमारे जो पिछले फॉरेन मिनिस्टर वो अपना महमूद कुरैशी साहब, वो अपनी ट्राई पर हैं। अब इस वक्त जो सारा जो उस पे एनालिस्ट जो बैठ के बातें हो रही हैं वो ये है कि देखें कि एक तो कुरैशी साहब को जब जेल से छोड़ा गया तो उन्हें दोबारा पकड़ा नहीं गया किसी केस में, फिर उनको पूरी प्रेस कवरेज की इजाजत दी गई, फिर उसके बाद वो घर चले गए, दूसरे दिन वो खान साहब को मिलने गए, बाहर निकले तो फिर बड़े आराम से गए वो, और फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज, कपड़े धुले हुए थे, कोई डिप्रेशन नहीं था, खुशी में थे, और उन्होंने कहा कि इंसाफ का झंडा मेरे पास है। ये उन्होंने स्टेटमेंट ये भी एक छेड़ एक तो ये लोग इस पे अफरा तफरी का आलम है और वो कहते हैं कौन कब्जा करे। एक एंगल ये है। दूसरा जो आपने बताया है, ज्यादातर लोग जो 258 लोग नहीं, मैं उनको इलेक्टेबल्स कहूंगा, जो इलेक्टेबल्स थे, जिनकी वजह खान साहब हमेशा कहते थे कि मेरी मजबूरी थी इलेक्टेबल्स को लेकर आने की, वो 258 इलेक्टेबल्स जो है वो छोड़ चुके हैं पीटीआई। उनमें से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर विल बी बिलावल भुट्टो। अब वो जो वहां से बचे हैं वो जाएंगे जहांगीर तरीन साहब के साथ, वो समझते हैं इनकी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत है। उनमें से जो बचे हैं, थोड़ा जो बचा कुचा जो है वो जाएंगे काफ लीग के अंदर। ये तीनों, वो भी लोगों का अंदाजा है कि एस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ। अब आज जो रीसेंट खान साहब को मिलके निकले हैं कुरैशी साहब, तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि खान साहब जो है वो कभी भी, और फिर उसके बाद खान साहब ने खिताब भी फरमाया, उन्होंने कहा भी मैं नहीं जाऊंगा कहीं, चाहे मैं जेल में चला जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, हकीकी आजादी के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। उनकी स्टेटमेंट। खान साहब मेरी नजर में कुरैशी साहब के ऊपर एतमाद नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं ये भी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, और वाकई वो है, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप, और उनके इस खौफ की वजह से वो उमर अयूब साहब को आगे ला रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो कुरैशी साहब को अपने पीटीआई की चाबियां पकड़ाएं। अब आगे क्या होगा, इस वक्त पीटीआई के बारे में क्या मंसूबा साजी है? वो मंसूबा साजी वही मॉडल है जो एमक्यूएम के साथ किया गया, मुख्तलिफ ग्रुपों में इसको डिवाइड किया जाए, ये कमजोर होगी। इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा, अभी थोड़े दिनों तक जो भी पीटीआई में आगे आएगा उसके साथ पीडीएम या दूसरी पार्टियां बैठ के नेगोशिएट करेंगी, और अक्टूबर में इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और फिर उसमें छोटे छोटे ग्रुपों को साथ लेकर वो एक मखलूत गवर्नमेंट बनाएंगे, कमजोर गवर्नमेंट बनेगी, जो कि पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, जो वोटर्स के फेवर में नहीं है, क्योंकि कमजोर हुकूमत होगी, कुछ भी नहीं कर सकेगी, मिनिस्ट्रियां आपस में बांट लेंगे, करप्शन का बाजार गर्म होगा, और वो मिनिस्ट्रियां एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगी, और उसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को। ये फ्यूचर है पाकिस्तान। अब उसमें देखा जाए तो आज जरदारी साहब ने तकरीर फरमाई है, उन्होंने कहा जी कि हमें मिसाके इकानमी, मुआशियत, हमें वो करना है, इकट्ठा मिलके बैठना चाहिए। वो कहते हैं मैंने कई दफा
प्लान दिया है इकॉनमी का, इंडस्ट्री का। उन्होंने कहा जी कि सारे पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठे हों, अपनी अपनी इंडस्ट्री पकड़ लें और उसके बाद ये और उन्होंने आज महातीर की, जो कि मलेशिया के वजीर आजम, उनकी मिसाल दी है कि वो आए तो उन्होंने कहा था कि पहले अपने कंट्री को अमीर करो, लोग अमीर होंगे, पैसा बनाए, फिर उनसे टैक्स लो एट द एंड, शुरू में टैक्स ना लगाओ। आज उन्होंने कहा बड़ी इकॉनमी के लिहाज से उन्होंने तकरीर तो फरमाई, लेकिन वो कहते हैं इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, स्टेप्स कौन लेगा। मसाइल का तो लोगों को पता है, लेकिन स्टेप्स कौन लेगा। और लेकिन उनका एक प्लान उनका काफी हद तक मैं समझता हूं जो उनकी इस वक्त टेबल के ऊपर है इकॉनमी के बारे में, कि अगले 20 साल के लिए वो इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉक कर दिया जाए, उसको ना छेड़ा। अब देखें किस हद तक ये कामयाब होते हैं। इशू तो ये है कि आपके सारे जो रूलिंग एलीट है जो लड़ रही है इस वक्त, वो है तो सारी फॉरेन एजुकेटर, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेते पाकिस्तान में, क्योंकि सबके बच्चे बाहर बैठे हैं, अकाउंट उनके बाहर है, प्रॉपर्टीज बाहर है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे पाकिस्तान में। यही मसला है सारा। रूलिंग एलीट के 2-3 ग्रुप हैं, वो लड़ रहे हैं। कुछ कहते हैं चाइना से कमीशन लें, किकबैक, सी पैक बनाए। कुछ जो है वो अमेरिकन लॉबी के साथ लगे हुए हैं, उनके बच्चे यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ डॉलर ले लेते हैं, पाउंड डॉलर। लेकिन लूट मार का बाजार गर्म है, डायरेक्शनलेस है, कोई लीडरलेस है, होपलेस है, कुछ भी नहीं है, हालात खराब है। जब तक वो क्लियर चीजें सामने नहीं होती उसका कोई पता नहीं चलेगा। दूसरी आपने बात की है, आज जो कोर कमांडर फॉर्मेशन उनकी मीटिंग थी, उसमें जो एलामिया, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने प्रेस रिलीज दी है, उसमें इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 2 इशू चल रहे हैं। एक ग्रुप है अदलिया का आपका, वो मर्सिडीज और रेस्ट हाउसेस वाले पार्टी, और दूसरी तरफ आपकी एस्टेब्लिशमेंट आर्मी, और वो उनका आपस में। और वो जो उन्होंने डायरेक्ट उस पे जो उसमें सिग्नल दिया है प्रेस रिलीज में, वो ISPR ने उसने डायरेक्ट ऑलमोस्ट अदलिया को दिया है मैसेज। और अदलिया को मैसेज इसलिए दिया है, जो उन्होंने अगले दिन वो यास्मीन राशिद को छोड़ा है जी, उनके जेहन में ये डाउट्स हैं कि हम दोबारा जो भी केसेस इनके पास जाएंगे ये फौरन छोड़ देंगे। वो छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट जो है उसमें ससुर और दामाद की गेम है, और इधर जो है वो अपना सास और दामाद की गेम है। यहाँ पे मेरे पास सियासी पार्टियां बन चुकी हैं, अदालतें बकरा मंडी बनी पड़ी हैं। आने वाले दिनों के जो आने वाले फ्यूचर क्राइम्स के बारे में भी जमानतें दे रहे हैं। तो फिर वो इस वक्त आर्मी के पास चॉइस कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो मेरी फीलिंग्स आर्मी के साथ वो इसलिए है कि देखें, कोई भी केस हो जिसमें PTI का कोई बंदा वर्कर हो, वो उसी वक्त रिलीफ, बगैर केस सुने रिलीफ दे दी जाती, जो कि मैं नहीं समझता इसको, इनको मैं अदालतें नहीं कहूंगा, ये तो बकरा मंडियां बनी पड़ी हैं, ये PTI की अदालतें लग रही हैं। तो कोई चॉइस नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा, कोई चॉइस नहीं है मेरे ख्याल में। अगर तो इंसाफ का तकाजा हो, केसेस को सुने, इम्पार्शियल होके फैसले दें, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स की क्या जरूरत थी। लेकिन उनको कोई चॉइस ही नहीं दे रहे। और मेरे ख्याल में मैं हमेशा इस तरह रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सारे प्रोसेस को जल्द अज जल्द रैप अप करना चाहिए और इकॉनमी पे तवज्जो दें। अब जो नई बात है, जो क्वेटा के अंदर कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है, वो शर साहब का जो वकील है, उनका भी जो है FIR सुना है खान साहब के ऊपर ही जा रही है। मुबैना तौर पर खबर तो यही है, अभी वो कंफर्म नहीं है। अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो इस पे मर्डर का केस होगा। खान साहब ने घबरा के उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, अपने आप को बचाने की कोशिश। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, वो कौम से जिस तरह खिताब करते हैं वजीर आजम बन के पीछे जो 2 झंडे लगा लेते हैं, तो उस पर बस वो कौम के पास सुनो पाकिस्तानी हो तो सारी बात कर लेते हैं। उन्होंने बात की है, लेकिन अब आप उनकी बात सुनता कोई नहीं, हालात खराब हैं। उनको चाहिए अब कि बस उन्होंने अगर पिछले दिनों आपको मैंने शायद बताया था 19 किलो मिर्चें जलाई हैं, मेरा ख्याल अब 21 किलो मिर्चें मजीद जलाएं, हो सकता है कोई रिलीफ मिल जाए उनको। लेकिन मुर्गों से तो जान छुटी ना सर, पहले तो मुर्गे जलाया करेंगे, मुर्गे बकरे। लेकिन देखिए आरजू, दुनिया में मेरा एक दुख क्या है, दुनिया में कितने मुल्क आपने देखे होंगे जो मुर्शद चला रहे हैं, पामस चला रहे हैं, देखिए कितने मुल्क। आज तो वो फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये हमारे साथ कैबिनेट में फैसला करके घर जाता था, वापस आता था तो फैसले से मुकर जाता था। और उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, बड़ा गलत लफ्ज है, पर चले कोई नहीं। उन्होंने कहा ये दुनिया का सबसे बड़ा रन मुरीद है, ये
बीवी के बगैर चल ही नहीं सकता ये। हम्म, पहले मैंने सुना था इनके बारे में कि ये 70 साल टीनेजर है, आज नया नाम दे दिया उन्होंने। उनका ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रन मुरीद इमरान खान। अब देखें अब क्या आगे चलते हैं, लेकिन मुझे दुख होता है कि मेरे मेरे मुल्क को किस तरह चलाया जा रहा है। मुर्शद चला रहे हैं, पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, ये क्या है ये? इस तरह 21st सेंचुरी में मुल्क चलते हैं। अब तो वैसे देखा जाए तो अंगूठियां वगैरह तो उतार दिए, तस्वीर भी नहीं पकड़ते अब तो। मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा वो जो अमलियात हैं, वो काला जादू कम हो रहा है मेरे ख्याल में। लेकिन ये कि 19 किलो मिर्चें तो जलाई हैं अभी पिछले हफ्ते उन्होंने, तो देखें बिल्कुल। मिर्चें लेकिन जला। साथ साथ जहांगीर तरीन खान साहब ने जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, सब लोग तो उधर जा रहे हैं। जो पहले अंदाजा लगाया गया था कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो इनको यहाँ भेजेंगे, कहीं तो जाएंगे ना जो निकले हैं, तो अब सबके सब वहां पहुंच रहे हैं। उनके बाद क्या आप कोई चेंज देखेंगे इस पार्टी का? नहीं, ये पार्टी तो मैंने बताया ना, एमक्यूएम का फार्मूला इसके ऊपर बिल्कुल अप्लाई किया जा रहा है। कराची में जिस तरह एमक्यूएम को तोड़ के छोटे छोटे ग्रुपों में कर दिया था, बिल्कुल वही फार्मूला इनके साथ और होना चाहिए इनके साथ जो इन्होंने की जाती। अब तो प्रूफ निकल रहे हैं ना कि किस, अभी तो रिसेंट प्रूफ निकला कि अमेरिका के अंदर ये क्या कर रहे हैं, मेमो गेट किस्म का इन्होंने केस किया यहाँ पे। वो सजाद बरकी साहब के बारे में जो आर्टिकल इस वक्त आ रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस मैनों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की डिफेंस जो एड वगैरह चीजें ये पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप रोक दें आप, जब तक खान साहब नहीं आते, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो ये तो इसको तो डील करना पड़ेगा ना। अब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या चॉइस भी क्या छोड़ा इन्होंने। देखें अब तो वो ताने बाने सारे जुड़ रहे हैं कि किस तरह। अब मैं छोटी सी मिसाल, तो खान साहब अपने जब बच्चों की तरबियत कर रहे थे तो उनको कहते थे जिस तरह तुर्की के अंदर लोग सड़कों पे निकले थे टैंकों के सामने तैयब अर्दगान के लिए, ऐसे ही तुमने निकलना है। ये तो तरबियत कर रहे थे बड़े दिनों से, वो तो तैयब अर्दगान बनना चाहते थे। और फिर ऊपर से किसी ने साथ कान में आके ये कह दिया कि जी आर्मी के अंदर सर्वे कराया है, हालांकि इस तरह होता ही नहीं सर्वे, कि उन्होंने सर्वे कराया है 80% अफसर जो हैं वो लेफ्टिनेंट से लेकर कर्नल तक वो सारे आपके साथ हैं। जब लोग टैंकों के सामने आके खड़े होंगे तो वो आपके सारे कर्नल बाहर निकल आएंगे, देखेंगे। ये कान में इनके कहा गया था और ये मान गए। उन्होंने कहा मुर्शद भी यही कहती है, अब अगले इमाम खुमैनी तो आप ही है। तो फिर वो अब वो नहीं हुआ। लेकिन तैयब अर्दगान जी, आरजू, मैं कई दफा मैंने कहा भी है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के गए हैं, पता नहीं इन्होंने डिग्री खरीदी है या ली है वहां से। इन्होंने ये नहीं पढ़ा कि ये पंजाबी लोग जो हैं इनका डीएनए क्या है, ये आपको ये क्या करेंगे। ये तो भाई इन्वेडर्स के गले में हाथ डालने वाले हैं। यहां पे इन्वेडर आए हैं तो हम मुसलमान हो गए, देखें, बजाय उनसे लड़ने के हम उसके मजहब में चले गए। देखें कि इन्वेडर को रेजिस्ट नहीं किया, हम उनके रंग में रंगे गए। सर वो तो कहते हैं ना तलवार के जोर पे इस्लाम फैलाया था ना। वो तलवार तो उस पे उठाई जाती है आरजू जो आगे से तलवार उठाए। हम तो तलवार नहीं, हम तो हार डालते थे ना भाई उनके गले में। यहाँ पे तो पठान भाई आते थे तो आप कहते थे आए आप, हम उनके गले में हार डालते थे। उर्दू जबान साथ ले आए जो अरबी और फारसी है, हमारा उसके साथ क्या? हमारी जबान तो संस्कृत थी। बिल्कुल। तो ये उसको इन्हें किसी ने नहीं बताया कि ये आपके साथ ये कौम जो है ये आज तक किसी के साथ नहीं खड़ी हुई। मेरा मकसद पता नहीं फिर क्या ये मैंने समझा। लेकिन सर टर्की वालों ने तो सर वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया। उनकी वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो गले लगना चाह रहे हैं, वो नहीं लगा रहे। देखें आरजू, बात ये है कि सबसे पहले मेरी नजर में जो पहले इस कौम की हिस्ट्री पढ़ लें कि इनका माजी क्या है, फिर इनके ऊपर बेट लगाया करें ना कि इन्होंने माजी के अंदर कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं आज तक। महाराजा रंजीत सिंह लोकल एक पंजाबी बंदा था जो रूलर बना है, उसको उसके साथ उसके पंजाबी सिखों ने क्या सलूक उसके साथ किया, यही पढ़ लेते ही। उनके साथ उनकी सिख आर्मी ने उनके साथ क्या किया था। खड़क सिंह वगैरह जो उनके जर्नैल थे वो क्या करते थे उनके साथ। भाई हिस्ट्री की किताब कोई 10 रुपए की लेके पढ़ लेते, बजाय इसके कि इतना टाइम जाया किया अपना भी और हमारा भी टाइम जाया किया इतना। इन्होंने खान साहब ने कहते हैं कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। यार खुदा का नाम लो,
वहां पे बॉलीवुड बन गया अब सऊदी अरेबिया में, वहां पे वो बॉलीवुड के कॉन्सर्ट करा रहे हैं। तो आपने हमें ऐसी ट्रक की बत्ती पीछे लगा दिया जो अब मेरा मकसद पॉसिबल ही नहीं है। हमारे अफगानी भाई भी भूल गए भी, अब तो वो भी जिहाद का जान छोड़ के वो भी कहते हैं नहीं हम अकादमी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर सऊदी अरब से याद आया, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है टोनी ब्लिंकन ने, हाँ, क्या अब कहेंगे देखिए आपकी? उनका बात देखें जी। कि वो छोड़ के अमेरिका वाले भी रोज लतीफे बनाते हैं, रोज लतीफे पे लतीफा है। वो सऊदी अरेबिया छोड़ के चाइना के कैंप में जा चुका है। अब ये उठ के टोनी बिल्किन साहब गए वहां पे अपने के इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू करें, वो आपसे पूछ के करेंगे, आपसे वो शेक हैंड नहीं करना चाहते। अगले दिन ओपेक प्लस की मीटिंग थी जिसमें सऊदी अरेबिया ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी सिर्फ इस वजह से कि रशिया मजीद पैसे बना ले। सऊदीज इस वक्त चाइना और रशिया के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं है। वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, इनको अभी भी पुराने ख्वाब आ रहे हैं अमेरिकन को, ये वहां पे गए हैं। हाँ, अब अगले टॉपिक में बात करना चाहूंगा, जब आपने छेड़ लिया अमेरिकनों का, ये खुद बेचारे जख्मी हैं, बेकार हैं, कमजोर हैं। हमारे आस्टन लॉयड साहब, हमारे जो डिफेंस के जो मिनिस्टर है, सेक्रेटरी हैं, वो भारत गए थे, वहां पे उनकी मुलाकातें हुई। अजीत डोवाल के साथ जो उनके एनएसए उनसे मीटिंग्स उनकी हुई। उसके बाद हमारे जो अमेरिका के एनएसए हैं जैक सॉलिवन, वो आजकल भारत के दौरे में है क्योंकि मोदी जी के ट्रिप की तैयारियां की जा रही हैं। उस तैयारियों में ये शामिल है कि 5 साल का डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन करने के बारे में सोचा जा रहा है, जिसके बारे में कि दोनों ममालिक एक दूसरे के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से चीजें किस तरह खरीदेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ किस तरह डील किया जाएगा, कंप्यूटर चिप्स के बारे में बात हो रही है एक दूसरे के साथ। तो इस तरह के एग्रीमेंट साइन होंगे। यहां पे मैं बता रहा हूं कि बहुत बड़ी बात यह है कि हमारी भारतीय एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी की तैयारियां कर रही है बहुत बड़े इस्तकबाल के लिए। उनकी कम्युनिटी है वो उनके साथ है, कम्युनिटी खुश है। और आज मैं आपको मजे की खबर बताता हूं कि 7,000 इंडियन लोगों को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाएगा डिनर के लिए, उस इवेंट के लिए। और हिस्ट्री के मुताबिक कहते हैं इतने लोग व्हाइट हाउस में तब आए थे जब पोप पाल आए थे, यार उसका रिकॉर्ड तोड़ा जाए। फिर उसके बाद लेफियट प्लाजा है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा पार्क है जो व्हाइट हाउस के सामने, उसको यहाँ पे हमारी भारतीय कम्युनिटी ने कंप्लीटली बुक कर लिया है। उसके अंदर वो कल्चरल अपने प्रोग्राम करेंगे जितना अरसा मोदी जी आ रहे हैं। उसके अंदर वो अपने मुख्तलिफ किस्म जो देखें वहां की स्टेटें हैं, कल्चर है, डांस है, म्यूजिक है, सारा कुछ वहां। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा यहाँ पे। हिस्ट्री विल बी मेड, मेरे ख्याल में हिस्ट्री विल बी मेड। इससे पहले इतना बड़ा इस्तकबाल ना हुआ होगा, ना इस तरह का कभी किसी को प्रोटोकॉल दिया होगा, मेरे ख्याल में दिस विल। और लेकिन सर इसकी क्या वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है जो किसी और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकी, उसकी क्या वजह आप समझते हैं? उसकी 3-4 वजूहात है। सबसे पहले एक तो ये कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने अमेरिका को बावर करा दिया है कि हमसे अच्छा पार्टनर आपको चाइना के खिलाफ नहीं मिल सकता। इस वक्त ये उनके अमेरिका के दिलो दिमाग में उन्होंने डाल दिया है, नंबर 1 ये। दूसरी वजह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ पढ़ के यहाँ पे आए हैं और वो यहाँ की कंपनियों के मेजर कंपनियों के सीईओज हैं। ये दूसरी वजह है। उसी दूसरी वजह से के साथ रिलेटेड है कि उन्हीं इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ के अजय बंगा जैसे यहाँ पे आए हैं, वो वर्ल्ड बैंक में भी जाबे कर रहे हैं, IMF में भी जाबे कर रहे हैं। और तीसरी उसकी वजह ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, उन इस वक्त व्हाइट हाउस की 300 के लगभग अपॉइंटमेंट्स जो है वो इंडियन अमेरिकन। तीसरी उसकी वजह यह है कि आपकी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट इंडियन डिसेंट की है, कैमला हैरिस। तीसरी वजह है। चौथी वजह यह है, अब मैं बताना चाहता हूं असर रसूख अमेरिका के अंदर भारतीय लोगों का, कि एक तो 5 से 7 जो है कांग्रेस में है। रिपब्लिकन इस वक्त रेस के अंदर 2 मेजर कैंडिडेट जो है वो भारतीय, एक निक्की हेली है, एक आपके विवेक रामास्वामी की पर्सनैलिटी इतनी इंटरेस्टिंग है, इतने इंटेलिजेंट बंदा है। मैंने 2-3 दफा उस बंदे को सुना, 37 ईयर्स ओल्ड है,
37 साल, $600 मिलियन नेटवर्थ है उस बंदे। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा ये प्रोग्राम सुनने वालों को कि प्लीज किसी वक्त आप यूट्यूब पे या गूगल करके उनकी बातें सुने। बल्कि मैं कल कहीं बैठा था, मैं समझता था कि इस तरह का बंदा अमेरिका का प्रेसिडेंट होना चाहिए और ये मुल्क को कहां से कहां ले जाएगा। उनकी जरा सोचें, उनकी आइडियोलॉजी, कंजर्वेटिज्म के बारे में, अमेरिकन नेशनलिज्म के बारे में जरा सुने, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये जो मैं बातें कर रहा हूं, इसके बाद कोई गुंजाइश बचती है कि यहाँ पे इस वक्त भारत का कितना इन्फ्लुएंस है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका के अंदर, आप सोच नहीं सकते। तो और मैं इसमें देखें दो चीजें, मेरे कई पाकिस्तानी दोस्त होंगे, देखो कहते होंगे ये बंदा क्यों बात कर रहा है, पाकिस्तान बैशिंग करता है। मैं ये नहीं करता पाकिस्तान। नफरत में आप कभी इतने आगे ना चले जाएं कि आप अच्छी चीज की तारीफ ना कर सकें। बिल्कुल। दूसरी मैं समझता हूं आरजू, एक बात ये होती है कि जो कोई लोग अच्छी चीजें कर रहे हो, आप वहां से सीखें कुछ, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। मैं यही चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तान, मेरी मादरे मिल्लत के लोग इसको एक अच्छी मिसाल देखकर सीखें कुछ। सबसे बड़ी सीक्रेट क्या है भारत की तरक्की का, वो है नेशनलिज्म। और पाकिस्तान में जितना उनके पास नेशनलिज्म मौजूद है, हमारे पास उतना ही कम है। हमारे ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट जो है, हार्वर्ड के ग्रेजुएट जाकर लूट रहे हैं और वहां के वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के पूरी दुनिया को जाके कब्जे में ले लिया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, ऋषि सोनक को दे लें, यूके वाला। बिल्कुल। अभी आपने रिसेंट मिसाल देखी होगी फिजी के अंदर, और जो पैसिफिक पे जब गए हैं, वहां पे भारतीय कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग थी, उन्होंने क्या क्या वहां पे डिलीवर किया। मैंने आप ही के प्रोग्राम में शायद कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने एमपीज हैं जो भारतीय ने जाते। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि इंडिया में करप्शन नहीं होती, इंडिया में भी बहुत करप्शन होती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ अलग ही तरीका है। वो तो ये कह रहे थे, मुझे किसी मेरे दोस्त बता रहे थे कि जो करप्शन होती है वो पैसा भारत के अंदर ही घूमता रहता है और हमारा उठा के बाहर चला जाता है। मैं उसकी बात करता हूँ। करप्शन जो होती है ना, वो करप्शन जो है वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। हमारी जिबिल्लत में करप्शन है, हम सुस्ती हमारी जिबिल्लत है। अब वो करप्शन की पहली डेफिनेशन क्या होती है, अपॉर्चुनिटी किसी को भी दी जाए, चाहे वो कितना भी नेक है, वो करप्शन करेगा। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि मोदी जी ने वहां पे अभी रिसेंटली 2000 रुपए का नोट चेंज किया उन्होंने भारत के। पहले भी उन्होंने ये नोट चेंज, करेंसी चेंज की है। वजह क्या थी? करप्शन रोकना थी। उनका बड़ा पॉलिटिकल इक्विटी लूज की उन्होंने, लोग उनके खिलाफ हुए थे, काफी क्राइसिस चल रहे थे भारत। लेकिन ये मेजर कड़वे घूंट लेने पड़ते हैं जब मुल्कों को आगे लेके जाना हो। लेकिन मैं डिफाइन उस पर करूंगा, आखिरी बात इस पे करूंगा करप्शन के लिहाज। आप मुझे ये बताएं, भारत के कितने वजीर आज़म हैं जो लंदन बेस है? आपका कोई लीडर बता दें जो लंदन बेस नहीं है। आपके बाजवा साहब को अगले दिन गालियां पड़ी हैं, तो वो कहां पड़ी हैं? फ्रांस की सीढ़ियों पे पड़ी हैं। बिल्कुल। आपके लोग, मैं ये कहता हूं, मैं दुख के साथ कहूंगा, ये दुख है कि जो भी बाहर से पढ़ के जाता है वो दिल दिमाग यही छोड़ जाता है, सिर्फ जिस्म लेके पाकिस्तान जाता है, फिर जुल्म करता है। फिर उन लोगों को उनका खून चूस के डॉलर और पाउंड बना के बच्चों को बाहर लेता है। यही कमजोरी है। इनको मार गया है ये बाहर के ख्वाब, इनको लंदन मार गया है पाकिस्तान। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली वो गालियां बाजवा साहब को नहीं, असल में पाकिस्तान को पड़ी हैं। जो कुछ उन्हें कहा गया वो पाकिस्तान को कहा गया। सॉरी, मैं उस पर बहुत बात नहीं कर सका। मैं अच्छा हो गया मेरे ज़हन से बात आ गई। वो उस बच्चे पठान का, उस अफगानी का प्रॉब्लम नहीं था। अब मैं बताता हूँ क्यों। भाई वो अफगानी बच्चे ने वीडियो बनाई है, उसके कितने जानने वाले होंगे अफगानी? वो देखते हो, फेसबुक पे चलाता, ट्वीट पे चलाता, 10 नहीं, 15, 20 नहीं, 25 देख लेते। उसको तो आपके पाकिस्तानी लौंडे लपाड़ों ने चढ़ाया है ना जाके इसके ऊपर, इंटरनेट के। वो तो पीटीआई के सपोर्टरों ने उसको प्रमोट किया। बिल्कुल। मैं कंडेम, अफसोस उनका है, ये जो अमीर लोगों के आवारा बच्चे जो है, जिनको इंग्लिश के 2 लफ्ज नहीं आते, सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, ये उन्होंने किया है। और लेकिन एक मैं ये भी बात, ये सारी तैयारी भी, सारी फौज, ये जो गंद था, ये बाजवा साहब ने तो बनाया। बिल्कुल। ये जो इमरान प्रोजेक्ट इस वक्त भुगत रहा है पाकिस्तान, उसका फाउंडर कौन है? बाजवा साहब। इस कौम के साथ जो तजर्बा किया वो बाजवा साहब। तो फिर उसका रिजल्ट भुगत ले, वो भुगत रहे हैं।
वो भी है, लेकिन दुख हुआ है, जो कुछ भी है उसकी वजह मुझे दुख इसलिए उस बंदे ने गलत काम किया है क्योंकि खातून बैठी थी साथ, ज्यादती बिल्कुल। गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं कंडेम करूंगा। और दूसरा ये जो बच्चों ने उसको चढ़ाया, इन्होंने भी गलत किया है। खातून साथ बैठी थी, कुछ शर्म करनी चाहिए थी इनको, लेकिन शर्म हो तो फिर इस तरह की हरकत तो की ना जाए ना, जो करते हैं ये, जो लड़कियों को बुला के नचाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं अमर बिन मारूफ है। और यार अमर बिन मारूफ के जलसे में बच्चियों को नचाते हैं यार, कुछ हया करो तुम। फिर कहते हो कि बच्चियों को जेल में पकड़ के ले गए, और बच्चियां सारा दिन नाचती हैं तुम्हारे जलसों में आके, सारे क्राइम तुम्हारे बच्चियां कर रही हैं। खतीजा शाह घुसी भी थी अंदर कोर कमांडर के घर में, उसको पकड़े नहीं तो क्या करें, उसको क्या करें उसके साथ, तुम बता दो क्या हाल करें उसके साथ। पता नहीं किस तरह ये लोग कहते हैं, लेकिन सर लेकिन सर अफगानिस्तान के लोग हों चाहे पाकिस्तान के लोग हों, जो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जो इस तरह से इन लोगों को गालियां निकाल रहे हैं फौज को, एजेंसीज को, लेकिन एजेंसीज ने कुछ गलत किया भी तो है ना सर, ये अपनी गलती भी तो माने। कोई ऐसी तो उठ के इनको गालियां नहीं दे रहा, इनकी हरकतें, इनके करतूत भी तो ऐसे रहे हैं। आरजू पर सबसे पहले इतनी नफरत है तो अफगान महाजरीन तो वापस ले जाओ यार पहले। अगर वो तुम्हें इतना पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा है तो वो तो ले जाओ। वो जो लूट रहे हैं यहाँ पे, अब गालियां भी देते हो। अभी देखे ना, आपके कोर कमांडर के घस के ये सारे, इसके अंदर भी तो अफगानी बच्चे घुसे हुए, तो उन्होंने खुद बताया कि हमें पैसे दे के लाया गया। तो फिर इधर आते क्या लेने यार, इतनी नफरत करते हो। सर अफगान रेफ्यूजीज के नाम पे तो अभी तक हम पैसा ले रहे हैं, हम कैसे उनको जाने दें? यूएनओ से बड़ा पैसा लिया हमारे अभी हर तक ले चीज रहे हैं सर, अभी तक ले रहे हैं। आरजू हमारी हर पॉलिसी के पीछे डॉलर और पाउंड है ना। हाँ। आपका कौन सा काम है जिसके पीछे पाकिस्तान है? को बता दें फलाना काम है उसमें पीछे पाकिस्तान। हाँ, आगे आगे क्या हो रहा है अब देखिए, अब दूसरी वारदात भी डलने वाली बहुत जल्दी। सुना है आपके हवाई अड्डे भी बिक रहे हैं, और सुना है आपकी पीआईए भी बिक रही है। सुना है कि आपका यहाँ पे जो होटल है रोजवेल्ट न्यूयॉर्क में, वो भी 1 साल के लिए किसी अपने अजीज को उन्होंने दे दिए। अब दूसरी वारदात के लिए तैयारी हो रही है, अब वो देखें उस पर क्या करते हैं। दुआ करें कि इनको खुदा हिदायत दे और ये उसके लिए कोई मेरिट्स पे काम करें, वरना अपने रिश्तेदारों को ये सारा कुछ दे जाएंगे जिस तरह माजी में होता रहा। चले क्या हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन सर अभी मैं दुबई गई थी पीआईए से, और जितनी मैं जलील हुई हूँ, मैं कह रही हूँ कि इसको बेच ही दे तो अच्छा है। हम तो यहाँ कहते थे आरजू, हम तो यहाँ कहते थे पीके आई है, पीके आई है भाई, ये पीआईए नहीं है, पीके आई है। तो ये ड्रंक है उसके। मैं आज तक हैरान होता हूँ, 60 साल की, कभी 60 साल की एयर होस्टेस देखी है आपने 300 पाउंड की? अगर नहीं देखी तो वो देख लें जाके। नहीं सर, एयर होस्टेसेस तो अच्छी थी, लेकिन सर बाकी सर्विसेज इतनी खराब थी कि मैंने कहा कि इसको बेच क्यों नहीं देते ये लोग, बेच दे तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। नहीं आरजू, लेता कोई नहीं है ना, बेच तो वो दें, बाहर के मुल्क तो लेते नहीं, अपने किसी रिश्तेदार को देंगे, औने पौने में फ्री में दे देंगे किसी को, क्या करें उसका। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।